ओम ओम ओम। आज का विषय मन है। मन मनोविज्ञान का विषय है। प्रश्न बनता है कि मन क्या है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया है। यदि मन को परिभाषित करें तो कहेंगे जिसके द्वारा सब क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है उसे साधारण भाषा में मन कहते हैं। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो व्यक्ति को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धिबल, भाव भावना, एकाग्रता, व्यवहार, इंद्रिय ग्राह्यता, परिज्ञान या कहिए कि अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। मन सूचनाओं का संग्रह मात्र है या कहिए मन संस्कारों का भंडार गृह है। मुख्य रूप से मन के 3 रूप माने गए हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। लेकिन मन की दशा या संख्या इन 3 तक ही सीमित नहीं है। कई बार मन एक से अनेक बन जाते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं या किसी से कुछ बात करते हैं तब हमारा एक ही मन सक्रिय होता है, और जब हम किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए द्वंद्व की स्थिति में होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करें, क्या न करें, तब भी एक ही मन होता है। भले ही पक्ष विपक्ष 2 मन नजर आए, बस हां और ना में वही मन विभाजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेरे 2 मन हो रहे हैं। सामान्यतया मन या चेतना के 3 स्तर या कहिए 3 वृत्तियां मानी जाती हैं, लेकिन परिवर्तन होने से एक मन ही अनेक रूप हो जाता है। मन को क्रियाशीलता के आधार पर मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। पहले चेतन मन पर बात करते हैं। चेतन मन वह है जिसे हम जानते मानते हैं और इसी को आधार मानकर सब कार्य करते हैं। यही मन की जागृत अवस्था है। इस जागृत या चेतन मन के द्वारा ही विचारों में निर्णय, संदेह या द्वंद्व पैदा होते हैं। मन की चेतन अवस्था ही सोच विचार करती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो चेतन मन वर्तमान सूचना है। हम वर्तमान में जो कुछ कर रहे होते हैं वह सब चेतन मन द्वारा ही होता है। शरीर को कोई भी आदेश निर्देश चेतन मन से ही मिलता है। जब चेतन मन शरीर को आदेश देता है, चलो बैठो, उठो, बोलो, ऐसा वैसा करो, तब शरीर वैसा ही काम करने लगता है। चेतन मन का सीधा संबंध अभी हाल ही से है, वर्तमान से है, पहले किए गए किसी भी कार्य से नहीं है। क्रियाकलाप, कल्पनाएं, विचार, भावनाएं, जो कुछ भी अभी अभी हाल ही में वर्तमान में व्यक्ति कर रहा है, हो रहा है, वह सब चेतन मन के अंतर्गत आता है। चेतन मन सिर्फ वर्तमान की जानकारियों को, सूचनाओं को ही याद रखता है। वह भी थोड़ी मात्रा में संग्रह करता है, एकत्र करता है और फिर कुछ समय बाद उसे भी भूल जाता है। चेतन मन जब किसी नई जानकारी पर, सूचना पर काम करता है तो पुरानी सूचना को मन के दूसरे भाग को पहुंचाकर भूल जाता है।
जिसे अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन के पास भंडारण करने की, या कहिए कि संग्रह करने की, या कहिए एकत्र करने रखने का अवकाश नहीं होता। अब बात करते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन के अंतर्गत वे सभी जानकारी, सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, जो हमारे अभ्यास में होती हैं, जिन्हें हम सरलतापूर्वक याद रख सकते हैं। जो बातें या जानकारी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई संबंधी बातें, समाचार आदि, और किन किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई, अपने गांव का, जिला, प्रांत, देश आदि के नाम, मित्रों व रिश्तेदारों के नाम वगैरह। अवचेतन मन के अंतर्गत वे सभी सूचनाएं या कहिए कि जानकारियां आती हैं, जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार कभी भी याद करके चेतन मन के पटल पर ला सकते हैं। अवचेतन मन में बहुत सारी जानकारी, ज्ञान, सूचनाओं का संग्रहण होता है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार चेतन मन के द्वारा अपनी याद में लेकर सभी महत्वपूर्ण काम कर पाते हैं। अवचेतन मन और चेतन मन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना चेतन मन के अवचेतन मन और बिना अवचेतन मन के चेतन मन बेकार है, किसी मतलब के नहीं, एक दूसरे के बिना। ये दोनों ही व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारी पूरी या अधूरी इच्छाओं, या कहिए जो संकल्प विकल्प अच्छे या बुरे हमने किए हैं, वे पूरे हो गए हों या अधूरे रह गए हों, नष्ट नहीं होते, बल्कि अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से भी अचेतन मन में संस्कार रूप में वास करते हैं। सच में अचेतन मन एक संस्कारों का निष्क्रिय भंडार गृह है, और जब जब चेतन मन अवचेतन मन द्वारा आवश्यकता अनुसार मांग करता है, तब तब अचेतन मन उसकी आपूर्ति करता रहता है, सप्लाई करता रहता है। अचेतन मन में बीज रूप में भंडारण किए संस्कार एकत्रित रहते हैं, और समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार चेतन व अवचेतन मन के माध्यम से अंकुरित और फलीभूत होते हैं। जिस प्रकार बर्फ का बड़ा हिस्सा लगभग 90% जल के अंदर रहने से नजर नहीं आता, इसी प्रकार अचेतन मन नजर नहीं आता, और जो छोटा सा हिस्सा लगभग 10% का बर्फ का पानी से बाहर नजर आता है, वैसे ही चेतन मन आंशिक रूप में नजर आता है। अचेतन मन में संस्कार तंद्रा में, या कहिए सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। अब बात करते हैं अचेतन मन की, अनकॉन्शियस माइंड। कुछ सूचनाएं या जानकारी जो अवचेतन मन की भी याद में, सुमिरन में नहीं रहती और विस्मृत हो जाती हैं, वे अचेतन मन के अंदर संग्रहण हो जाती हैं, और आसानी से जिनको चेतन मन तक नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब है कि कुछ विचार, संस्कार, सूचनाएं, भावनाएं जो अचेतन मन के अंतर्गत मौजूद तो हैं, मगर हम उन्हें सरलता से याद नहीं कर पाते। जैसा कि हम सभी के साथ जीवन में कई बार होता है। कहते हैं कुछ कुछ याद तो आ रहा है, जगह, चीज या व्यक्ति का नाम, मगर शब्द जुबान पर नहीं आ रहे हैं। मन मन में तो घूम रहा है, परंतु सही शब्द नहीं बन पा रहे हैं। और जब दूसरा कोई याद दिलाता है तो झट से सब याद आ जाता है। कई बार खुद भी अधिक जोर दबाव डालने पर यादें ताजा हो जाती हैं। असल में ये बातें संस्कार मन से निकलते नहीं, बल्कि अचेतन मन में पड़ी रहती हैं। आमतौर से व्यक्ति चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के इन 3 स्तरों का ही उपयोग करता है। मगर कुछ आध्यात्मिक जीवन जीने वाले योगी पुरुष अपनी विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं और साधनाओं द्वारा मन के दूसरे गहरे और उच्चतर स्तरों को पार करता हुआ परम चेतना तक का सफर पूरा करके संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, और हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो जाता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। चलो छोटी ही चर्चा इन मन के दूसरे स्तर पर भी कर लेते हैं। इनमें से एक है अति चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। इस अवस्था के लिए
योगी पुरुषों को ध्यान, तप और योग जैसी विभिन्न साधनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जितनी ज्यादा गहरी साधना, उतनी ऊंची स्थिति का धनी व्यक्ति हो जाता है। यह स्थिति भौतिक जगत से तत्व की ओर, तत्व मतलब परमात्मा तत्व की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मन बुद्धि से ऊंचे अर्थात परे जाने की अवस्था है। एक होती है सामूहिक चेतन मन, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति अपने पिछले कई जन्मों के संस्कारों को या कई जन्म जन्मांतर के छिपे संस्कारों को जान सकता है, याद कर सकता है। ये सभी संस्कार हमारे इसी एक मन के अंदर सूक्ष्म रूप में जमा रहते हैं। मगर मेरी राय में पिछले जन्मों को जानने के लिए और जानकर भी कष्ट पीड़ा उठाना कोई समझदारी या विवेक की बात नहीं है। अब बात करते हैं स्वाभाविक मन की, स्पॉन्टेनियस माइंड। योग अध्ययन में स्वाभाविक मन को आध्यात्मिक हृदय कमल भी कहते हैं। इस अवस्था प्राप्ति के लिए निष्काम, निष्कपट पूर्वक कर्म करते हुए विवेक पूर्वक योग साधना से ही पहुंचा जाता है। एक होता है परम मन, अल्टीमेट माइंड। यह उस अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है और अनेक सिद्धियों और रिद्धियों का मालिक हो जाता है, अपार शक्तियों का धनी हो जाता है। यह भौतिक जगत के पार की अवस्था है। बस आनंद ही आनंद, परमानंद। ओम ओम ओम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय कमल में विराजमान श्री प्रभु को मेरा नमस्कार।